नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली वन टॉपिक बाय एके यूट्यूब चैनल पर। यूजीसी नेट जुलाई 2018 का ये पेपर है जिसका हमने एक भाग का डिस्कशन इससे पहले वाले वीडियो नोट में किया था, जिसमें हमने 51 तक के क्वेश्चन किए थे। इसमें 52 से लेकर 100 तक के क्वेश्चंस हम आपके साथ में साझा करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। प्रीवियस पेपर्स के क्वेश्चन आने वाले एग्जाम्स में काफ़ी हेल्प करते हैं। इसी बात को लेकर हम यहाँ पे आपके लिए वीडियो नोट पेश कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 बिना किसी देरी के। सूची 1 सूची 2 मिलान करना है। एक तरफ स्टेट है, दूसरी तरफ इनके मुख्यमंत्री हैं। राइट ऑप्शन इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर 2। फिर भी हम इसमें मिलाते हैं। देखिए बिल्कुल आसान है, 2 ऑप्शन जिन्हें हम मिला सकते हैं, ज़्यादातर चर्चा में रहते हैं। योगी आदित्यनाथ जी का संबंध उत्तर प्रदेश से है और वहीं जयराम ठाकुर जी का संबंध किससे है? जयराम ठाकुर जी का संबंध है हिमाचल प्रदेश से। ओके, ये 2 चीफ मिनिस्टर्स यहाँ पे हमने मिला दिए हैं। अब ऑप्शंस भी पकड़ में आ जाते हैं। जब हम इन मिलान प्रश्नों में यदि 2 हमारे ठीक हो जाते हैं तो फिर हम ज़्यादा हद तक उस प्रश्न के नज़दीक पहुँच जाते हैं कि हम उसे सही कर सकें। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम इसको कंप्लीट कर देते हैं, उसके बाद में बातचीत करेंगे। तो जो असम की चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं आपके सर्बानंद सोनोवाल, और फिर केरल के बच गए आपके पिनराई विजयन। तो इस प्रकार के प्रश्नों को इस पेपर में भी आपको ध्यान में रखना है। राज्य, चीफ मिनिस्टर्स के नाम, मुख्यमंत्रियों के नाम, राज्य प्लस में राज्यपाल के नाम। तो राज्यपाल के नाम बहुत कम ध्यान में रहते हैं क्योंकि मुख्यमंत्रियों के नाम हम न्यूज़ में या कैसे भी करके सुनते रहते हैं, वो चर्चा में रहते हैं। तो ऐसे प्रश्न बनने की संभावना रहती है राजनीति विज्ञान का, चाहे वो किसी भी स्तर का पेपर हो। यहाँ तक कि जब छोटे मोटे एग्ज़ाम होते हैं एसएससी लेवल के, 10+2 लेवल के, या फिर आप कह सकते हैं राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, इनमें भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान में रखिएगा। प्रश्न नंबर 53 में चलते हैं जी, हिंदी वाले अपने पोर्शन में। देखिए 53 क्या कहता है? कौन भारतीय संघवाद को एक धारित किया हुआ फेडरेशन के रूप में वर्णित करते हैं और न कि एक साथ आने वाले फेडरेशन के रूप में वर्णित करते हैं? इनमें से कौन है जो इस प्रकार से इसका वर्णन करते हैं कि ये एक धारित किया हुआ है फेडरेशन के रूप में, बल्कि ऐसा नहीं कि एक साथ आने वाले फेडरेशन के रूप में? तो इसमें राइट ऑप्शन है पी बर्धन भारतीय संघवाद को एक धारित किया हुआ फेडरेशन के रूप में वर्णित करते हैं। इतना सा प्रश्न भी पूछा जा सकता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 54। भारत में पंचायती राज पर कौन सी समिति 3 चरणों की बात करती है? पंचायती राज के मामले में 3 चरणों की बात कौन सी समिति करती है? प्रभुत्व का चरण, प्रगतिरोध का चरण और अवनति का चरण। ये 3 चरण है, तो इसमें से कौन सी वो समिति है जो इन चरणों की या 3 चरणों की बात करती है? तो इसमें है आपकी अशोक मेहता समिति। चलिए प्रश्न नंबर 55। वे कौन कौन से आधार हैं जिन पर भारत में राज्यों में राष्ट्रपति शासन अधिरोपित किया गया है? कूट दे रखे हैं नीचे, इनमें से चयन करना है। कौन से आधार हैं जिन पर भारत के राज्यों में राष्ट्रपति शासन अधिरोपित किया गया है? राइट ऑप्शन है यहाँ पर चारों ABCD। देख लेते हैं आराम से। यदि कोई स्थिर सरकार का गठन नहीं किया जा सकता तो राष्ट्रपति शासन लग सकता है। यदि मंत्रिमंडल ने बहुमत गंवा दिया और विधानसभा में बहुमत रखने वाले कोई भी अन्य मंत्रिमंडल का तुरंत गठन नहीं किया जा सकता तो ऐसी देरी में राष्ट्रपति शासन अधिरोपित किया जा सकता है। यदि राज्य सरकार संघ सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करता या संघीय ढांचा विभंग हो गया तो राष्ट्रपति शासन लग सकता है। और भ्रष्टाचार, तो ये चारों ही यहाँ पे रीज़न हमारे सामने आ जाते हैं कि इन चारों जो ये कारण हैं इसमें राष्ट्रपति शासन अधिरोपित किया गया है भारत के राज्यों पर। चलिए प्रश्न नंबर 56। आंदोलन दे रखे हैं एक सूची में, दूसरी तरफ संबंधित राज्य दे रखे हैं, हमें इनको मिलान करना है। चलिए इसे मिला देते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसमें करेक्ट है। तो तेभागा जो आंदोलन है ये किस स्टेट से संबंधित है? ये है आपका पश्चिमी बंगाल से। ठीक है जी। साइलेंट वैली प्रोजेक्ट जो है आपका ये केरल से रिलेटेड है। वनवासी सेवा आंदोलन आपका है ये उत्तर प्रदेश से। और फिर बचा चिल्का बचाओ
आंदोलन, ये उड़ीसा से है। उड़ीसा में झील भी है चिल्का, है ना। तो इस प्रकार से हम इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये देखिए, इस प्रकार के प्रश्न काफ़ी मिलते हैं, मिलान प्रश्न काफ़ी मिलते हैं, जिसमें सही होने की संभावना भी जितनी है उतनी ही ज़्यादा गलत होने की संभावना भी रहती है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 57। यदि वीडियो नोट आपको ठीक लगे, हमारा काम अच्छा लगे, आप तक जो सामग्री पहुंचा रहे हैं बिना किसी लोभ लालच के, तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 57। पॉल और ब्रॉस द्वारा अपनी पुस्तक द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस में निम्नलिखित में से किसका भारत के राष्ट्रीय एकता के संकट के रूप में वर्णन किया गया। पहली बात तो इस प्रश्न में देखिए, आपको एक चीज़ मिल रही है, एक पुस्तक की नाम मिल रहा है द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। इसके लेखक भी मिल रहे हैं पॉल और आर ब्रॉस। ठीक है, इन चीज़ों को थोड़ा सा नोटिस किया कीजिए। ये एक प्रश्न जब हल होता है यहाँ पर, तो उसमें एक से अधिक प्रश्नों को हम लेकर चलते हैं, जैसे इसमें हमने हाईलाइट किया है। ठीक है, तो यहाँ पर भारत की राष्ट्रीय एकता के संकट के रूप में किस क्षेत्र का उन्होंने या वर्णन किया है, किस रूप में वर्णन किया है, उस सही कूट का हमें क्या करना है, चयन करना है। तो यहाँ पर सही आंसर है ए बी डी, मतलब एक तो पंजाब हो गया आपका, उत्तर पूर्व हो गया, और एक कश्मीर हो गया। तो मतलब द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, जो कि पॉल और ब्रॉस की किताब है, इसमें भारत की राष्ट्रीय एकता के संकट के रूप में इन्होंने इन भागों का वर्णन किया है। चलिए 58 पे चलते हैं। आ गया नेट के लायक प्रश्न, कथन, तर्क, कथन, कारण। ठीक है, कथन है लॉन्ट प्रिटचेट भारत को एक असफल होता राज्य कहते हैं। तर्क हुआ, भारत में राज्य अत्यंत जटिल कार्यों को सापेक्षिक कार्यकुशलता के साथ में लेता प्रतीत होता है, जैसे आणविक हथियार कार्यक्रम को चलाना, मौद्रिक नीति को विनियमित करना, जबकि वह शासन के अधिक साधारण कार्यों को निष्पादित करने में संघर्ष करता है, जैसे बुनियादी स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपलब्ध करवाना। तो मुझे तो ये बिल्कुल सही लग रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 59। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग पिछड़े वर्गों से संबंधित नहीं है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में नहीं देखना बड़ा आवश्यक है, नहीं तो उत्तर और कुछ ही लग जाता है। तो निम्न में से कौन सा वो आयोग है जो कि पिछड़े वर्गों से संबंधित नहीं है, या पिछड़े वर्गों की बात नहीं की, उसने आवाज़ नहीं उठाई, इनमें से कौन सा है? वो है जी शाह आयोग। ठीक है, बाकी बख्शी, मंडल, हैवनूर, इसमें पिछड़े वर्गों से संबंधित ये आयोग थे। चलिए प्रश्न नंबर 60 देखिए। यदि ह्यूम और दूसरे इंग्लिश उदारवादी कांग्रेस का एक सेफ्टी वाल्व के रूप में इस्तेमाल करने की उम्मीद करते थे, तो कांग्रेस नेतागण ह्यूम को एक लाइटनिंग कंडक्टर के रूप में इस्तेमाल करने की उम्मीद करते थे। यह कथन किसका है? कथन महत्वपूर्ण है, ऐसे कैसे पूछ लिया जाएगा आपको, तो आपको याद भी रहेगा, क्योंकि बिल्कुल अलग से ये कथन है। ठीक है, इसमें ह्यूम की बात की गई है, कांग्रेस की बात की गई है, इन एक दूसरे को ये क्या समझते थे उसकी बात की गई है। तो यहाँ पर आपका जो प्रश्न है, इसका सही आंसर है दोस्तों विपिन चंद्र। ठीक है, विपिन चंद्र। प्रश्न नंबर 61। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्रबंधन में कामगार की भागीदारी के विचार को प्रस्तुत किया? प्रबंधन में कामगार की भागीदारी के विचार को किसने प्रस्तुत किया? तो मेरी पार्कर फॉलेट इसमें राइट आंसर है। चलिए प्रश्न नंबर 62 पर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। 62 में फिर से सूची 1, सूची 2, सीधी सी बात है, हमें इसमें मिलान करना है। राइट ऑप्शन आपका 1 हो जाता है। अब इसमें हम मिलान कर देते हैं। ठीक है, देखिए व्यवहारात्मक से संबंधित जो इसमें ऑप्शन है आपका, वो है प्रशासनिक व्यवस्था में मानव व्यवहार का विश्लेषण। ओके जी। नौकरशाही से संबंधित है इसमें विधिक विवेकशील अधिकारी। पारिस्थितिकी से संबंधित है इसमें एग्रेरियन ट्रांजिटिया
इंडस्ट्रिया, ठीक है। सामान्य प्रणाली से संबंध है समाज की उप प्रणाली रूप में प्रशासनिक प्रणाली। तो कुछ ज़्यादा टिपिकल प्रश्न नहीं था ये, एक पारिस्थितिकी वाला ये शब्द थोड़ा सा विचलित कर सकता है, बाकी इसमें से ही सारे निकल कर आ रहे हैं, तो इसको हमने मिलान कर दिया। प्रश्न नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सी नया लोक प्रबंधन की विशेषता है? नया लोक प्रबंधन, ठीक है, एनपीए जिसे हम कह सकते थे, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जिसे हम कह सकते हैं, उसकी कौन सी विशेषता है? सही कूट का हमें चयन करना है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन सारे हैं जी, संविदा देना, प्राधिकार का हस्तांतरण, निष्पादन मूल्यांकन पर ध्यान और प्रबंधन पर ध्यान। प्रश्न नंबर 64 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने क्लासिकल सिद्धांत की समालोचना सुखकर लोकोक्ति, मिथक, नारा और आडंबरपूर्ण समरूपताओं के रूप में की थी? किसने की थी ये हमें इसमें बताना है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन है आपका हर्बर्ट साइमन। प्रश्न नंबर 65, निम्नलिखित में से किसने कहा कि प्रशासन में व्यवहार का अध्ययन मनोविश्लेषण के जरिए किया जाना चाहिए? मनोविश्लेषण के जरिए अध्ययन करो, किसमें? प्रशासन में। व्यवहार का अध्ययन करो मनोविश्लेषण के जरिए, ये किसने कहा? तो ये है आपके अब्राहम मैस्लो। प्रश्न नंबर 66, हार्थोन प्रयोग या हावर्थोन प्रयोग या हावथोर्न प्रयोग, ठीक है, ये इसके प्रयोग के निम्नलिखित काल, मतलब कौन सा काल का है ये प्रयोग, किस काल में इससे संबंधित प्रयोग किए गए, वो हमें इसमें बताना है। तो 1920 के दशक के अंत में, ठीक है। ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड थे ये प्रश्न। निम्नलिखित में से किसने नौकरशाही को महाद्वीपीय उपद्रव बताया? बिल्कुल फैक्ट प्रश्न भी पूछे गए हैं। महाद्वीपीय उपद्रव किसने बताया? तो थॉमस कार्लाइल ने, ओके। प्रश्न नंबर 68, नियंत्रण की एकता का अर्थ है, नियंत्रण की एकता का अर्थ है, यहाँ पर ये प्रश्न बोनस में गया था, इसलिए इसे हम चर्चा में शामिल नहीं करेंगे, ठीक है जी। प्रश्न नंबर 69, किसी राज्य का राज्यपाल निकटवर्ती संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक के रूप में निम्नलिखित रूप से स्वतंत्र रूप से अपने कार्य का निर्वहन करेगा? किसी राज्य का राज्यपाल निकटवर्ती संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक के रूप में निम्नलिखित से स्वतंत्र रूप से अपने कार्य का निर्वहन करेगा, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन आ जाता है राज्य मंत्री परिषद। काफ़ी टिपिकल प्रश्न है ये, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, कार्य प्रणाली से रिलेटेड है। नियंत्रण काल की अवधि निर्धारित करने वाले कारक निम्नलिखित में से कौन से हैं? सही कूट का हमें चयन करना है। तो ABCD चारों हैं, संगठन की अवधि, पर्यवेक्षक का व्यक्तित्व, अधीनस्थ व्यक्तियों की क्षमता और संगठनात्मक ढांचा। प्रश्न नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन सा ई गवर्नेंस के लाभ हैं? कूट दिए गए हैं, ई गवर्नेंस के लाभ हमें बताने हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं इसके। तो इसमें ऑप्शन है आपका सही A, D और E। देखते हैं, यह सरकार को अधिक उत्तरदायी बनाता है, ठीक है जी, और इसमें लेन देन के खर्चे में कमी आती है, इससे सरकार और नागरिक के बीच विश्वास निर्माण में मदद मिलती है, ठीक है, ये तो है, इससे लाभ हैं। और ये दो ऑप्शन क्या थे? इससे सरकार के कार्य में लोगों की भागीदारी कम होती है, बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है, और इसमें नौकरशाही प्रवृत्तियां बढ़ती हैं। जी नहीं, ये ऑप्शन करेक्ट। चलिए 72 आपका जो प्रश्न है कथन, अभिकथन और कारण से संबंधित है। चलिए पढ़ते हैं। ग्लीन स्टॉल के अनुसार जब तक भर्ती दुरुस्त नहीं होगी उत्तम कर्मचारी के भर्ती होने की आशा नहीं होती। फिलहाल भी ये मुद्दा उठ रहा है कि भर्ती प्रक्रिया दुरुस्त होनी चाहिए। SSC रेलवे वालों के लिए काफ़ी आवाज़ उठी और सरकार और विभाग हरकत में भी आए। यहाँ पे दिखी युवाओं की ताकत। वह भर्ती को संपूर्ण सार्वजनिक कर्मचारी ढांचे के आधारशिला के रूप में मानते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रश्न है इसमें देखिए, इन्होंने भर्ती दुरुस्त नहीं होगी, उत्तम कर्मचारी के भर्ती होने की आशा नहीं होती, और वह भर्ती को संपूर्ण सार्वजनिक कर्मचारी ढांचे के आधारशिला के रूप में मानते हैं। तो यहाँ पर जो कथन है और जो कारण है दोनों सही है, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर पा रहे, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 73 फिर से कथन अभिकरण है।
अभिकथन और कारण है, क्लासिकल सिद्धांत सार्वभौमिक सिद्धांत के आधार पर संगठन को प्राधिकार का औपचारिक ढांचा के रूप में देखता है। क्लासिकल सिद्धांत, ठीक है। क्लासिकल सिद्धांत संगठन को चलाने वाली मानव जाति को केवल मशीन के चक्रदंत के रूप में देखता है। फिर से यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट करेंगे। अभिकथन और कारण दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहे। प्रश्न नंबर 74, सूची 1 सूची 2 को हमें यहाँ पे मिलाना है। ये लोक प्रशासन के प्रश्न चल रहे हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो 74 में राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी यानी 2 है। तो देखिए, नियंत्रण की अवधि जो है ये पर्यवेक्षण से संबंधित है और पदक्रम जो है आपका ये उचित माध्यम के द्वारा, प्रत्यायोजन जो है ये प्राधिकार का प्रवाह और नियंत्रण की एकता जो है ये एकमात्र बॉस की बात कहते हैं। एकमात्र बॉस होना चाहिए, ठीक है। ये नियंत्रण की एकता से संबंधित जो प्रश्न था 68, उसमें किसी भी प्रकार का एक क्लैरिफिकेशन नहीं मिल पा रहा था, इसलिए वो प्रश्न छोड़ दिया गया। प्रश्न नंबर 75, ठीक है। प्रश्न नंबर 75, 73वें और 74वें संशोधन अधिनियमों के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित हुए, क्या हुए, ये कूट चयन करना है हमें सही। 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ, उसके स्वरूप यहाँ पर कौन से कूट सही तरीके से देखे जा सकते हैं, तो वो है आपके दोस्तों ABCD, मतलब सरकार में पारदर्शिता, सरकार में उत्तरदायित्व, महिला सशक्तिकरण और जनतंत्र को मजबूती मिली। प्रश्न नंबर 76, स्वतंत्रता के बाद जिला अधिकारी की भूमिका में मुख्य रूप से निम्नलिखित के कारण बहुत अधिक परिवर्तन हुआ है। जिला अधिकारी की भूमिका में मुख्य रूप से निम्नलिखित के कारण बहुत अधिक परिवर्तन हुआ है। वो कारण क्या है, वो है आपका जनतांत्रिक विकेंद्रीकरण, ठीक है। प्रश्न नंबर 77, राइट टू इंफॉर्मेशन मास्टर की टू गुड गवर्नेंस प्रतिवेदन निम्नलिखित में से एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया। कौन सा आयोग था, कौन सा सुधार आयोग था जिसके द्वारा राइट टू इंफॉर्मेशन मास्टर की टू गुड गवर्नेंस प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। तो ये है आपका दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग। 78, निम्नलिखित में से किस आयोग समिति चिंतक ने भ्रष्टाचार के 27 रीतियों की पहचान की थी। भ्रष्टाचार के 27 रीतियों की पहचान की थी, ये इसमें से कौन सा है, तो ये आपका केंद्रीय सतर्कता आयोग, ठीक है। 79, भारत में संयुक्त परामर्शी तंत्र निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर स्थापित किया गया। संयुक्त परामर्शी तंत्र की बात की गई है, किस आयोग की सिफारिश पर इसे स्थापित किया गया, ये है द्वितीय वेतन आयोग। प्रश्न नंबर 80 पे चलते हैं जी, क्या कहता है आपका 80वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किन आयोग समितियों ने भारत में भ्रष्टाचार के मुख्य कारण के रूप में कमजोर शासन की पहचान की है। कमजोर शासन की पहचान की है। दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग। प्रश्न नंबर 81, परमाणु शक्ति के रूप में जो कालक्रम में जो देश बने, परमाणु शक्ति हासिल की, उसे हम देखेंगे। तो 81 के अंदर आपका राइट ऑप्शन है दोस्तों अमेरिका, सोवियत यूनियन, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन, ठीक है जी। चलिए प्रश्न नंबर 82, ये 82 भी यहाँ पे गड़बड़ है। संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा अध्याय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करता है, तो इसमें वो आंसर ही नहीं दे रखा, जो करता है वो है आपका चैप्टर नंबर या अध्याय नंबर 6 या चैप्टर नंबर 6। ओके जी, ये भी जो क्वेश्चन है इसे उसमें डाल दिया गया था बोनस में। 83, अभिकथन और कारण है, शीत युद्ध और राजनीतिक स्वतंत्रता की प्रक्रिया ने संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा राष्ट्र में अधिक सक्रिय भागीदारी को निरुत्साहित किया। राष्ट्रों का राष्ट्रीय हित उनका प्रमुख हित है। कथन दे दिया जी, कारण दे दिया आपके सामने। तो इसमें जो राइट ऑप्शन आपके सामने निकल कर आता है वो है ए, आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है, क्योंकि शीत युद्ध और राजनीतिक स्वतंत्रता की प्रक्रिया संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा राष्ट्र में अधिक सक्रिय भागीदारी को निरुत्साहित किया था। तो राष्ट्रों का राष्ट्रीय हित ही उनका प्रमुख हित है। प्रश्न नंबर 84, भारत ने निम्नलिखित के साथ कार्यनीतिक भागीदारी समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। भारत के हस्ताक्षर किन किन के साथ हो चुके उसे हमें बताना है। वो है आपका यहाँ पर देखिए वियतनाम, सेशेल्स, मंगोलिया और सिंगापुर, ठीक है जी।
चलिए प्रश्न नंबर 85। भारत और आसियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सही कूट का हमें चयन करना है। तो 85 में राइट ऑप्शन है आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भारत 1992 में आसियान का क्षेत्रीय भागीदार बना था, और सी, भारत 1996 में आसियान वार्ता का भागीदार बन गया था। चलिए जी, प्रश्न नंबर 86, सार्क के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही कूट का चयन करना है। कौन सा कथन सही है, ए, सी और डी सही है। भारतीय 2 बार सार्क के महासचिव बने और सार्क का दूसरा शिखर सम्मेलन भारत में हुआ। ठीक है, प्रश्न नंबर 87, किसने यह तर्क दिया कि वस्तुपरक यथार्थ से हटकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हमारे निर्माण का विश्व है। किसने ये तर्क दिया था, यथार्थवादी, स्त्रीवादी, आदर्शवादी या निर्माणवादी। इसके अंदर जो राइट ऑप्शन है आपका वो है निर्माणवादी। 88, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही कूट का चयन करना है हमें। तो 88 में जो आपका राइट ऑप्शन है वो है सी, डी और बी। क्या कहता है सी, डी और बी, देखिए, ऑपरेशन राहत भारत द्वारा लीबिया से भारतीयों को बचाव करने के लिए चलाया गया। भारत शंघाई सहयोग क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें जो राइट ऑप्शन है आपका वो है दोस्तों बी और डी। प्रोजेक्ट मौसम हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग के लिए भारतीय पहल है और भारत शंघाई सहयोग संगठन का सदस्य बन गया। तो ये आपके लिए इसके अंदर राइट ऑप्शन है बी और डी, मतलब ऑप्शन नंबर 4 इसके अंदर राइट था। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 पर क्या कहता है आपका 89वां प्रश्न। ठीक है, 89, कथन और कारण है, सुरक्षा विवादित अवधारणा है, सुरक्षा अपनी अनुभूति में बहुआयामी है। 89 में आपका राइट ऑप्शन हो जाता है ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। प्रश्न नंबर 90 देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कूट का क्या करना है, चयन करना है। तो देखिए सीधा सा पकड़ में आ जाता है यहाँ पर कि ये जो इंडोनेशिया है ये ओपेक का सदस्य नहीं है। ठीक है, इसमें दे रखा है ये ओपेक का सदस्य नहीं है। तो इसके अंदर और फिर आपका जो ये ओएस चार्टर था 1948 में हस्ताक्षर हुआ था। ठीक है जी, ये भी सही है। और इस प्रकार से ये इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं आपके, ठीक है, ये इसमें सही मैच नहीं होते। दरअसल में इसमें जो राइट ऑप्शन है आपका वो है आपका बी व डी। ठीक है, ओएस चार्टर 1948 में हस्ताक्षर और आपका ये क्या कहते हैं क्यूबा ओएस का सदस्य है। ये आपका जो आंसर्स हैं इसमें ये होने चाहिए थे, लेकिन अभी इसमें ये नहीं दे रखे, इसलिए ये क्वेश्चन भी आपका किस में चला जाता है, बोनस अंक में चला जाता है। 91, नव उदारवादी अपने लोकवादी ब्रह्मांड से अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य सृजित करने की चेष्टा करते हैं, निम्नलिखित में से क्या अधिकतम करता है। 91 के अंदर आपका राइट ऑप्शन है दोस्तों प्रकृति का विवेकपूर्ण दोहन। 92, लोकतांत्रिक शांति सिद्धांत व्यापक रूप से किसके लेखों से संबंधित है। 92 में आपका राइट ऑप्शन है माइकल डायल और ब्रूस रुसेट। 93 पर चलते हैं। 93वां प्रश्न आपका क्या कहता है, राष्ट्र के अधिकारों और कर्तव्यों पर वर्ष 1933 में मोंटेविडियो सम्मेलन द्वारा निर्धारित 4 मुख्य मानदंडों का हिस्सा निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। ठीक है, कौन सा नहीं है उसमें ये हमें सेलेक्ट करना है। तो राइट ऑप्शन है आपका युद्ध करने की ताकत, ये नहीं है। प्रश्न नंबर 94, इसके अंदर हमें कूट का चयन करना है, सही कूट का चयन करना है। राइट ऑप्शन आपका डी। चलिए जी मिला देते हैं। जिनेवा प्रोटोकॉल जो आपका संबंधित है ये है रासायनिक शस्त्रों के निषेध से। STRT यानी स्टार्ट संधि, START 2 वाहनों का स्वतंत्र पुनः प्रवेश निषेध करता है।
INF जो है आपका 2 वर्गों के भू आधारित मिसाइलों का निषेध, और स्टार्ट फर्स्ट जो है सामरिक शस्त्रों की कटौती। प्रश्न नंबर 95, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जो गलत कथन है उसे हमें यहाँ पे छांट के अलग रख देना है। तो सामूहिक सुरक्षा और शक्ति संतुलन की नीति सामान्य परिस्थितियों में संगत रहती है, ये यहाँ पे गलत है। प्रश्न नंबर 96, विचारधाराओं के मार्गेनथाउ वर्गीकरण में क्या सम्मिलित नहीं है? मार्गेनथाउ के वर्गीकरण में आधिपत्य का विचारधारा ये सम्मिलित नहीं है, यथापूर्व स्थिति विचारधारा, साम्राज्यवाद की विचारधारा, अस्पष्ट विचारधारा, ठीक है, ये तो है। 97, निम्नलिखित में कौन सा एक 5 वैश्विक सर्वमान्यों का हिस्सा नहीं है? काफ़ी जटिल प्रश्न प्रतीत हो रहे हैं, ये आपको भी दिखाई दे रहे होंगे। तो 97 में उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र इसका राइट ऑप्शन हो जाता है। प्रश्न नंबर 98 देखिए क्या कहता है। 3 प्रश्न बचे हैं आपके। शस्त्र नियंत्रण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए, सही कूट का हमें चयन करना है। 98 में है बी और डी, मतलब शस्त्र नियंत्रण का जो सिद्धांत है ये रक्षात्मक कूटनीति है और यह पक्षों के बीच पारस्परिक सुरक्षा और अति स्थायित्व का लक्ष्य करता है। प्रश्न नंबर 99, कौन सा सुमेलित नहीं है, उसे हमें टिक कर देना है। तो दोस्तों ये वैश्विकता, ये राज्यतर संस्थाएं, ये सुमेलित नहीं है। यथार्थवाद, राष्ट्र निर्भरता, आर्थिक हित और नारीवाद जेंडर से संबंधित है। कौन सा गलत सुमेलित है ये पूछा गया है, इन्हें मिलाना नहीं है, ठीक है। मेरी भी आंखें चकाचौंध हो गई है लगातार बोल बोल कर। तो देखिए ये जो इसमें गलत सुमेलित है सिर्फ उसे हम देखेंगे। तो ये देखिए राइट ऑप्शन डी है, नियो कोलोनियलिज्म, द लास्ट स्टेज ऑफ इम्पीरियलिज्म, जूलियस नाइरेरी, ये नहीं है। बाकी द रेजिड ऑफ द अर्थ, फ्रेंच फॉनन, वर्ल्ड ऑर्डर, हेनरी किसिंजर और इम्प्लोजन ऑफ कैपिटलिज्म, ये है समीर अमीन की किताब है। तो दोस्तों 100 प्रश्न हमने इसमें देखे, कहीं कहीं हमसे गलतियां भी हुई, उस गलती के लिए क्षमा चाहते हैं। पढ़ने में कई बार, दिखने में कई बार हो जाती हैं, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर सपोर्ट करते रहिए, लाइक करके जाइएगा। आपको कोई मिस्टेक लगे तो कमेंट करिएगा, किसी आंसर में आपको भिन्नता लगे तो कमेंट करिएगा, वो आपका कमेंट सभी के लिए लाभदायक होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नोट में।